बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे माइटोसिस की। माइटोसिस जो है ये एक बहुत ही मेन टॉपिक है जिसको समझना स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरफेस से। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस एक ऐसा फेस है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर इट्स डिवीजन। तो ये देख सकते हैं इंटरफेस के कुछ ये सेशंस है जिसे कहते हैं हम लोग G1 फेस, S फेस, G2 फेस। G1 फेस में क्या होता है, सेल जो है फिजिकली ग्रो करता है साइज में और अपने कुछ ऑर्गेनल्स और कुछ मोलेकुलर जो है बॉडीज़ उनको डुप्लीकेट करता है ताकि जब डिवीजन हो तो वो बराबर बराबर इक्वली दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एस फेस में क्या करता है कि डीएनए जो है अपना डुप्लीकेट करता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। जैसे आप देख सकते हैं ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एस फेस में अपना डुप्लीकेट कर लेगा, मतलब कि एक और अपना सिस्टर क्रोमैटिड बना देगा। है क्रोमोसोम एक लेकिन इसके अब 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेशन में ये अपना सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो बनाता है और सेंट्रियोल भी जो है उसको डुप्लीकेट करता है। इसका हम नेक्स्ट जो है फंक्शन देखेंगे, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। इसके बाद आता है G2 फेज़। G2 फेज़ में भी सेल अपनी ग्रोथ जो है वो मेंटेन रखता है, ग्रो करता है साइज़ में, कुछ प्रोटीन्स को जो है और ऑर्गेनल जो रह गए हैं उनको डुप्लीकेट करता है ताकि वो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी है दोनों डॉटर सेल में उसमें जो है वो इक्वली पार्ट ले सके। G2 फेज़ के बाद आती है माइटोसिस की बारी, और माइटोसिस किन 2 फेसेस के दरमियान होती है, G1 और G2 फेज़ के दरमियान जो है वो माइटोसिस होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस के प्रोसेस से। सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस है क्या। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल जो है डिवीजन में पार्ट लेता है, मतलब जिस सेल की डिवीजन होनी होती है उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल। इसलिए मैंने यहाँ पर P से डिनोट किया है इसको। जब ये पेरेंट सेल माइटोसिस के जरिए 2 में डिवाइड होते हैं तो उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम ही रहता है और उन जो डुप्लीकेट हुए हैं उनको हम कहेंगे डॉटर सेल, मतलब पेरेंट सेल जो सेल बनेंगे उसे हम कहेंगे डॉटर सेल। और क्रोमोसोम नंबर जो है माइटोसिस में वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि अगर पेरेंट में 46 हैं तो दोनों डॉटर सेल में भी 46 ही रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं कारियोकाइनेसिस। कारियोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियर की डिवीजन होती है, और साइटोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब माइटोसिस में जो है वो 2 जो है वो सेपरेशन में जो है डिवीजन होगी, एक कारियोकाइनेसिस न्यूक्लियर की डिवीजन और एक साइटोकाइनेसिस जो कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंट्रोसोम्स की। सेंट्रोसोम्स का मतलब है ऐसी बॉडी जिसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सोमा मीन बॉडी और सेंट्रियो मीन सेंट्रियोल्स जिसमें प्रेजेंस है। अब ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एस फेस में जो सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती थी वो ये दोनों जो है वो सेंट्रियोल्स है जिसने एस फेस में अपने आप को डुप्लीकेट किया था। तो 1 से 2 सेंट्रियोल्स हमारे पास एस फेस में बन गए थे, और इनसे जो हमारे पास स्ट्रिंग्स निकलती हैं जिसने क्रोमोसोम को है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है उन्हें हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी उन्हें कहते हैं। और ये 3 तरह की होती हैं, हमने डिफरेंट कलर से इसको डिनोट कर दिया है, एस्टर, पोलर, काइनेटोकोर। एस्टर्स वो हैं जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए हैं हमने, पोलर वो हैं जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किए हैं, काइनेटोकोर वो हैं जो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किए हैं। अब इनका जो है हम लोग बारी बारी काम देखेंगे कि इन स्पिंडल फाइबर्स का जो है वो क्या रोल है, ये तीनों अलग अलग क्यों हैं। ये हमारे पास एक सेल था जिसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है। जब हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो रिकंडेंस फॉर्म में होंगे इसे हम कहेंगे क्रोमैटिन मटेरियल। जब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा इसे हम कहेंगे ये क्रोमोसोम्स हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम जो था वो क्या था कि एस फेस में जो है डीएनए ने अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट किया था, मतलब हमारे पास एक सिस्टर क्रोमैटिड था। जैसे कि आपने इंटरफेस में देखा होगा कि एस फेस में एक सिस्टर क्रोमैटिड ने अपना सिस्टर क्रोमैटिड बना लिया था, तो हमारे पास एक क्रोमोसोम का दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्रोमोसोम एक हैं लेकिन क्रोमैटिड्स 2 हैं, और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों क्रोमैटिड जो हैं आपस में अटैच है इसे हम कहेंगे सेंट्रोमियर। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। माइटोसिस में जो है डिफरेंट फेजेस आते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज और टीलोफेज। अब इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे कि किस सेशन में क्या चीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है, किसकी एंट्री होती है और किसकी जो है वो डिसअपीयरेंस होती है। तो प्रोफेज में सबसे पहले जो है ये पहला फेज़ है प्रोफेज माइटोसिस में। इसमें क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप की डिसअपीयरेंस होती है, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज़्यादा विस्कस मतलब गाढ़ा हो जाता है और सेंट्रियोल भी जो है वो अपने पोलर साइड पे मूव करते हैं। सो जैसे कि हमने देखा था कि ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है। अब प्रोफेज में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे हमारे पास नॉर्मल फंक्शन में, नॉर्मल सेल में, वो अब पोल साइड पे, ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे की पोल्स है। तो यहाँ से सेंट्रियोल जो है, एक सेंट्रियोल यहाँ आता है, एक सेंट्रियोल यहाँ आता है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में पोलर साइड पे मूव कर लिए। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल था उसने अपने आप को कंडेंस करके इस फॉर्म में ले आया है, ये क्रोमोसोम फॉर्म में ले आया है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, मतलब एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट थी वो साइटोप्लाज्म में आ जाती है, इसलिए साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज़्यादा विस्कस मतलब गाढ़ा हो जाता है और सेंट्रियोल की मूवमेंट जो पोलर साइड पे तो हो गई। अब यहाँ पर न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट होता है वो भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस की बॉडी प्रेजेंट है वो भी डिसअपेयर मतलब गायब होना शुरू कर देती है। कहाँ पर, प्रोफेज में। तो ये प्रोफेज में कुछ जो है वो स्टेप्स थे जिसकी वजह से प्रोफेज का स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बारी आती है मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है कि हमारे पास ये जो प्रोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ना, ये अब एक इक्विटोरियल प्लेट में जो है अपने आप को एक अरेंज कर लेते हैं, मतलब एक पैरेलल साइड पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और इस प्लेट को हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट या फिर इक्विटोरियल प्लेट। मतलब मेटाफेज में सिर्फ क्रोमोसोम्स ने अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लिया है, तो इस जिस लाइन में अरेंज कर लिया है, जिस पैटर्न में अरेंज कर लिया है, उसे हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट या फिर इक्विटोरियल प्लेट। और यहाँ पर बात करनी थी हमने सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमने ब्लू से हम लोगों ने शो किया वो एस्टर थे, एस्टल स्पिंडल फाइबर। रेड से जो शो किए हैं वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और ग्रीन से जो शो किए हैं वो है पोलर स्पिंडल फाइबर। अब इनका काम क्या है, जो ये ब्लू वाले हैं ये इसलिए स्पिंडल फाइबर्स हैं ताकि सेंट्रियोल जहाँ पर प्रेजेंट है वो अपनी जगह जो है वो बरकरार रख सके, अपने आप को एक जगह फिक्स रख सके। तो एस्टर स्पिंडल फाइबर का यही काम है कि वो अपने आप को, सेंट्रियोल को एक जगह फिक्स रखते हैं। पोलर का काम क्या है कि ये ग्रीन जो है ये एक सेंट्रियोल से निकल कर दूसरे सेंट्रियोल की तरफ जाएगा, यहाँ से वही पोलर जो है एक सेंट्रियोल से निकल कर दूसरी तरफ जाएगा, तो इसका सिर्फ पोलर की तरफ जो है वो अट्रैक्शन होता है। लेकिन जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे जो है वो अटैच होंगे। यहाँ पर रेड आप देख सकते हैं, ये रेड काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर काइनेटोकोर जो है ये सेंट्रोमेयर पे जो है वो अटैच हो गया है और इसी ने ही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ने ही इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ खींचना है। नेक्स्ट बारी आती है मेटाफेज के बाद एनाफेज की। जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ने अब अटैचमेंट की हुई थी सेंट्रोमेयर्स के साथ, ये अपनी तरफ सिस्टर क्रोमैटिड्स को खींचना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स आपस में सिस्टर क्रोमैटिड के साथ अटैच थे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स अब आपस में हाफ होने लग गया, मतलब थोड़े सिस्टर क्रोमैटिड्स इस साइड पे और थोड़े सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं यहाँ पर, मतलब कि एक सिस्टर क्रोमैटिड इस साइड पे आ गए हैं और एक सिस्टर क्रोमैटिड जो है इस साइड पे आ गए हैं। और ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की अट्रैक्शन या उनके स्ट्रेच होने की वजह से ही साइड्स पे जो है वो मूव किए हैं। एनाफेज के बाद बारी आ जाती है हमारे पास टीलोफेज की। टीलोफेज में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उल्ट है प्रोफेज की। प्रोफेज पे जो है सब चीज़ें डिसअपेयर होने शुरू हो जाती हैं, मतलब क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है, साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है, सेंट्रियोल जो है पोलर की तरफ जो है मूव होने लग जाते हैं। लेकिन टीलोफेज में
लेकिन टीलोफेज में जो है ये देखिए एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो गया है, मतलब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर की जो है वो डिवीजन हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन सेल एक ही है। अभी साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन जो है एक ही है, अभी सेल जो है बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ आपस में, सिर्फ न्यूक्लियर की डिवीजन हुई है। और इस डिवीजन को हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर की डिवीजन हो चुकी है। यहाँ पर जो है क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस होकर क्रोमैटिक मटेरियल में आ गए हैं, न्यूक्लियोरस भी जो है वो अपीयर हो गया है जी। तो टीलोफेज के बाद ही हमारे पास साइटोकाइनेसिस का जो है वो सेशन स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसकी भी डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। जो G1 और G2 फेज हमने इंटरफेस का पढ़ा था जी, तो वहाँ पर ही ऑर्गेनल्स ने और प्रोटीन्स ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया था, ताकि जब हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए तो उसके पास जो है हम लोग साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी कर सकें और हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग प्रोटीन्स की और ऑर्गेनल्स की और मोलेकुलर बॉडीज़ की जो है वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो टीलोफेज के बाद जो है आता है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। यहाँ से जो है साइटोप्लाज्म में जो सेल का सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर जो है आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर एक स्पेस बन जाती है। इसी तरह ये स्पेस बनते बनते जो है ये दो सेल को जो है दो में डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास इस सेल के ज़रिए जो है साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो गई और इसके अंदर एक एक न्यूक्लियस जो है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमारे पास इसके बाद हमारे मतलब दो डॉटर सेल हमारे पास बनी और इनमें क्रोमोसोम नंबर जो था वो 46 ही था। क्यों? क्योंकि एनाफेज में जो है हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए थे ना, जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हुए थे, इसलिए दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे पास दोनों सेल में जो है वो सेम ही नंबर रहेगा। तो हमारे पास एक सेल से जो है वो दो डॉटर सेल आ गई हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर जो है सेम है, जो कि माइटोसिस का प्रोसेस है। माइटोसिस में पेरेंट में जितने क्रोमोसोम है डॉटर में भी उतने ही क्रोमोसोम जो है वो आएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द माइटोसिस टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। सो सी यू एंड अल्लाह हाफिज़।